यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन 2x दिया है। अब कह रहा है इसको प्रूव करो ये फंक्शन 1 1 है नहीं इकाई है। तो देखिए किसी भी कोई भी फंक्शन चाहे रियल से रियल नंबर में हो चाहे नेचुरल से नेचुरल नंबर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी फंक्शन दिया रहे तो उसको 1 1 चेक करने के कई तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या है, आप x1 और x2 दो एलिमेंट ले लीजिए डोमेन का। डोमेन जानते हो ना, फंक्शन जैसे मेरा फंक्शन है मान लो रियल नंबर से रियल नंबर में, तो ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। तो डोमेन से कोई दो एलिमेंट इस तरह लेते हैं, सच दैट लेते हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर इससे हमें इम्प्लाइज कर देता है x1 बराबर x2 तो हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है। तो देखो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेने पर क्या ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितना है 2x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 2x2। तो यहाँ 2 2 कट गया तो x1 बराबर क्या आ गया x2, यानी फंक्शन x1 बराबर x2 आ गया, यानी फंक्शन क्या है 1 1 है। सो एफ इज 1 1, एफ कैसा है 1 1 है, एफ 1 1 है, बहुत ही आसान है, प्रूव्ड। ओके थैंक यू। देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ऐसा रिलेशन है कि सच दैट ये डिवाइड्स भी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा है। तो बताना है क्या आर सिमेट्रिक होगा यानी सममित होगा कि नहीं। तो आप देखिए कोई भी नंबर अगर फर्स्ट नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं सेकंड नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है। जैसे 2 डिवाइड्स 6 है ना, 2 डिवाइड्स 6 तो सही है, 2 डिवाइड्स 6 यानी 2 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 2 को कहाँ डिवाइड करेगा, 6 जो है डज नॉट डिवाइड हो जाएगा 6 ना, डज नॉट डिवाइड 6 यानी 6 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन 2 6 को डिवाइड कर रहा है। यानी जो सिमेट्रिक होता क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ये बी को डिवाइड कर रहा है तो बी भी ए को डिवाइड करे, तो ये डज नॉट एलिमेंट कुछ कंडीशन में मिल जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ओके थैंक यू। देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ऐसा रिलेशन है कि सच दैट ये डिवाइड्स भी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा है। तो बताना है क्या आर सिमेट्रिक होगा यानी सममित होगा कि नहीं। तो आप देखिए कोई भी नंबर अगर फर्स्ट नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं सेकंड नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है। जैसे 2 डिवाइड्स 6 है ना, 2 डिवाइड्स 6 तो सही है, 2 डिवाइड्स 6 यानी 2 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 2 को कहाँ डिवाइड करेगा, 6 जो है डज नॉट डिवाइड हो जाएगा 6 ना, डज नॉट डिवाइड 6 यानी 6 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन 2 6 को डिवाइड कर रहा है। यानी जो सिमेट्रिक होता क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ये बी को डिवाइड कर रहा है तो बी भी ए को डिवाइड करे, तो ये डज नॉट एलिमेंट कुछ कंडीशन में मिल जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ओके थैंक यू। देखते हैं फंक्शन दिया है कोई रियल नंबर से रियल नंबर में, इस प्रकार दिया है कि कोई फंक्शन x² + 2 है, ठीक है। तो आपको बताना है जो फंक्शन है वो कैसा है, यानी 1 1 है कि अनटू है कि मेनी वन है कि क्या है, ठीक। तो इसको समझने की कोशिश करिए, चलिए देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ये फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर में, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट समझिए। ये मेरा फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, है ना। तो आपको चेक करना है फंक्शन ये जो दिया है वो कैसा है, 1 1 है कि अनटू है। तो चूंकि रियल नंबर में आप जानते हैं बहुत सारे नंबर होते हैं सारा ना, तो थोड़ा सा हम जनरल लेते हैं, 0 1 -1, यहाँ -2 ऐसे होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ आपका 3 होगा। ये हम मतलब इंटीजर ही ले रहे हैं, बाकी रियल नंबर में तो और बहुत होंगे, डेसिमल वाले होंगे, अपान वाले होंगे, सब होंगे। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ये मान लो ऐसे दिया है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, है ना, तो क्या मिलेगा 2 1 3, और x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तब भी क्या -1 का स्क्वायर + 2 यानी 3 मिलेगा। तो -1 पे भी ये 3 दे रहा है और 1 पे भी 3 दे रहा है। तो आप देख रहे हैं, यानी हम बताए थे ये सन है, ये फादर है ना, ये सन है और ये फादर है। अगर एक फादर के एक से ज़्यादा लड़के हो जाए तो वो 1 1 नहीं होता, मेनी वन होता है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन हो गया। पहली बात ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन हो गया। अब चेक करना है आपको इनटू है कि अनटू है ना। अनटू फंक्शन कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिले, यानी कोई ऐसा फादर ना हो जिसका कोई सन ना मिल रहा हो, ठीक है। अब इनटू कब होता है, जब इसके कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई सन ना मिले, तो होता है इनटू। तो आप देखिए अनटू इनटू चेक करने के लिए करते क्या है, देखिए बहुत ही आसान होता है। इसमें आप क्या करिए, जो एफ ऑफ एक्स है
इसको y मान लीजिए। अब y जो एलिमेंट होता है वो यहाँ का होता है कोडोमेन का, ये एलिमेंट कोडोमेन है, ये y एलिमेंट r होता है, यहाँ y एलिमेंट्स इसका होता है, यानी r का मतलब ये नहीं जो भी यहाँ पे रहेगा कोडोमेन, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, जो आपका कहेगा फंक्शन मेरा रियल नंबर से रियल नंबर में था तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो y की एलिमेंट जो मानते हैं हम यहाँ से मानते हैं, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, y माइनस 2 और अंडर रूट, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 2 का अंडर रूट। अब आप देखिए अगर y की वैल्यू 2 से हम छोटा रखते हैं, y की वैल्यू 2 से छोटा रखने पर ये निगेटिव देगा, और चूंकि स्क्वायर रूट का जो निगेटिव का स्क्वायर रूट होता है वो रियल नंबर नहीं होता है ना। अगर y इज लेस देन 2 है तो जो x होगा वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये x है, ये क्या है, x है, और ये होता है y। तो अगर हम y का मान 2 से छोटा देने पर ये निगेटिव मिल जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं रह जाता है, यानी 2 से छोटा होने पर ये जो है 2 से छोटा होने पर 2 से छोटा होने पर इतने सारे नंबर हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है ना। दो बड़े का तो मिलेगा, बट 2 से छोटा होने पर इनका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, यानी इतने सारे फादर हैं जिनका कोई सन नहीं है, यानी ये फंक्शन कैसा है, इनटू है। तो ये भैया मेनी वन इनटू है, फंक्शन कैसा है, मेनी वन इनटू है ना। तो इनटू और अनटू जानते हैं, अनटू ये तरीका और है, जब रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं अनटू है। और अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, तो हम कहते हैं ये इनटू है। तो ये भी एक तरीका है, तो इसको आसानी से समझिए। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई रिलेशन दिया है इस तरह, ए बी एक रिलेशन है, ए बी 2 सेट का ये है मतलब, और उसमें दिया है ए बराबर बी माइनस 2। एक रिलेशन ए बी दिया है, ऐसा दिया है कि ए बराबर बी माइनस 2 है और बी 6 से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन 6। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाइड करता है ना। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देख करके आराम से तुरंत टिक कर दीजिए। पहली बात तो ये कह रहा है जो बी होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो सेकंड एलिमेंट है, यहाँ देखो बी यही सेकंड है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हो नहीं सकता, 4 है, 6 से बड़ा होना चाहिए, ये 6 है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये कंफर्म हो गया, इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ मान लीजिए 8 हम बी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ देखो बी 8 माइनस 2 ये बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 रखेंगे बी की वैल्यू, तो 8 माइनस 2 गई 6 आएगा। तो यहाँ ये का मान 3 दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो 8 का मान यहाँ रखोगे तो 8 माइनस 2 गई 6, तो ये क्या बनेगा, 6 का मान 8। तो ये आपका सही है ना। तो बहुत ही आसान होते हैं ये, सेकेंडों में आप ऑप्शन देख करके जान सकते हैं, इसको जानिए। ओके देखिए फंक्शन दिया है, ये मॉडुलस फंक्शन है, f(x) बराबर mod x दिया है। अब फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो पूछ रहा है जो फंक्शन होगा वो f होगा। f कैसा होगा, 1 होगा कि मेनी वन होगा कि अनटू होगा कि इनटू होगा, ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ये मेरा जो है मान लीजिए डोमेन है, ये मान लीजिए मेरा को डोमेन है, ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक है। ये डोमेन है ये वाला है, और ये को डोमेन है। अब चूंकि हम जानते हैं रियल नंबर में दुनिया का सारा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, तो 0 1 2 3 मान लीजिए। हम थोड़ा सा जनरल के लिए चेक करते हैं, बाकी तो इसमें बहुत सारे नंबर हैं, डेसिमल वाले भी हैं। ऐसे 0 -1 -2 -3 ये डट जाएगा, और ये 1 2 3 ये जाएगा, है ना। आप जानते हैं मान लीजिए हम 0 रखेंगे तो 0 पे 0 देगा, 1 रखेंगे तो 1 पे ये 1 देगा, -1 रखेंगे तो -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा फादर है, हम बताए थे ये सन है, ये फादर है। तो ये आपका फादर एक ऐसा है जिसके 2 सन हो गए, तो ये पहली बात 1 1 नहीं रह गया, है ना। 1 1 होने के लिए एक फादर के पास एक सन होना चाहिए, यानी इनमें से सारे एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ -1 और 1 का सेम इमेज मिल रहा है 1, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं होगा तो वो मेनी वन होगा, यानी बहुअकैकी होगा। तो मेनी वन हो गया, मेनी वन का मतलब क्या हुआ, बहुअकैकी, इसकी हिंदी होती है बहुअकैकी। तो ये बहुअकैकी हो गया। अब आपको देखना है कि इनटू है कि अनटू है। तो आप जानते हैं क्योंकि इसके अंदर हम चाहे निगेटिव डालेंगे चाहे पॉजिटिव डालेंगे, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो निगेटिव नंबर का जो प्री इमेज होगा वो नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि है ना, आप देख रहे हैं इस नंबर का जो है मॉडुलस जो आएगा, वैल्यू जो आएगा वो आपका
पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका कोई प्री इमेज नहीं होगा। अब हम बताए थे बहुत से, अगर दो या दो से अधिक फादर ऐसे हो जिनका कोई सन न मिले, वो कैसा होता है, इंटू होता है। इंटू का मतलब अंतःक्षेपी। ये कैसा है बेटा, अंतःक्षेपी है। तो ये अंतःक्षेपी है यानी आच्छादक नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, वो आच्छादक नहीं होता है, वो अंतःक्षेपी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेंज होता है, जो रेंज होगा वो क्या होगा, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा। और जब कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, इनटू होता है। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो अनटू होता है। तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन इनटू है। ओके, ये देखिए कोई सेट दिया हुआ है और सेट का एलिमेंट है 1 2 3। तो इसमें पूछ रहा है कितने 1 1 फलन बनेंगे। फंक्शन जो 1 1 फंक्शन की संख्या कितनी होगी, यानी इकाई फलनों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको 1 1 फलन की संख्या निकालनी हो तो जितना एलिमेंट फार्मूला होता है इसका n फैक्टोरियल, जहाँ n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट का, किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो कितने इकाई के बनेंगे 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया, 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6 होगा। तो बहुत ही आसान है। और लेकिन ध्यान दीजिए कभी आपका सेट ऐसे भी लिख के आ जाता था 1 2 3 4, मान लो ऐसे लिख के आ जाए 3 2 ऐसे लिख के आ जाए, तो इसमें जो 1 1 की संख्या होगी वो आप ये ना समझो कि ये 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल हो जाए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं सेट में कोई भी नंबर एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो ये 3 और ये आपका मिट जाएगा क्योंकि ये नंबर दोनों सेम मिल रहा था, है ना। तो ये भी वही आंसर होगा 3 फैक्टोरियल यानी 6 होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको जानिए। ओके, थैंक यू। देखते हैं, चूंकि बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो, और इसमें रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको समझिएगा। जैसे दिया है कोई एक सेट है 1 2 3 4, इसमें कोई रिलेशन डिफाइंड है इस तरह से कि कोई रिलेशन ये डिफाइंड है 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3 है। तो पूछ रहा आर कैसा होगा, ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांसिटिव होगा, या रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, या सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोई रिलेशन इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है इस तरह है कि एक्स वाई एलिमेंट्स आर सच दैट मॉड एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल देन 1। ठीक है, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस का मान जो है 1 से छोटा या बराबर है। तो बताना है आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा, या रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होगा, या सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा, या इक्विवेलेंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे सेकंडों में कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, चूंकि हम जानते हैं डिफिनीशन में अगर रिफ्लेक्सिव कोई चीज होता है जो जिस सेट के जितने एलिमेंट हैं सब आपस में रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 1 का होना चाहिए, 2 2 का होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, 4 4 का होना चाहिए। उसके बाद कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनमें आपस में होना ही चाहिए। उसके बाद और हो सकता है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 ढूंढो। देखो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, 4 4 है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो ये टिक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में ये होता है कि जैसे कोई चीज एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, तो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। आप पहले में देखो 1 2 है तो क्या होना चाहिए, कहीं इसमें 2 1 होना चाहिए। 2 1 कहीं नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या है ये, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसिटिव के लिए क्या है कि एक्स वाई अगर आर में है और मान लो वाई जेड आर जो है रिलेशन में, मतलब आर में है, रिलेशन में सेटिस्फाइड है, तो एक्स जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स जेड आपका होना चाहिए। कहने का मतलब एक्स वाई अगर रिलेशन में है, वाई जेड में है, वाई जेड भी है, तो एक्स जेड होना चाहिए। तो यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखो 1 3 है, यहाँ पे देखो 1 3 है इसमें, है ना, और 3 2 भी है। क्या 3 2 भी है, तो क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। तो देखो 1 और 2 है कि नहीं है, तो 1 2 तो यहाँ पहले ही है ना, और कुछ कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके लिए क्या क्या है, ट्रांसिटिव है। ये क्या है, ट्रांसिटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसिटिव हुआ। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो आपका ऑप्शन कौन सही है, सेकंड वाला सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखिए, जैसे दिया कोई रिलेशन इंटीजर से इंटीजर में दिया है, ये कह रहा है कि इनके डिफरेंस का जो मान है 1 से छोटा है, तो ये बताना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। जैसे यहाँ हमने बताया था
1 1 4 4 3 3 है ना, मतलब है ना 2 2 इस तरह से इसके हिसाब से। तो यहाँ पे हर इंटीजर के लिए दिखाना है, तो हर इंटीजर तो हम मान दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, तो उसके लिए एक जनरल मान लेते हैं। मान लो यक्स और यक्स आपका इंटीजर है, तो जो यक्स माइनस यक्स यानी सेम सेम एलिमेंट का देखना है, तो यक्स माइनस एक्स क्या होगा 0, और 0 1 से छोटा है, सही है। 0 से 1 0 जो है 1 से छोटा है, तो ये बात सही है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, यक्स यक्स बिलोंग कर रहा है, यक्स यक्स बिलोंग कर रहा है यानी रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको देखो सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था, सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना, करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो मार्क दिया है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल देन 1। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, उसका मार्क क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1। चूंकि मार्क क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो निगेटिव अपने आप माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस x इज लेस देन आर इक्वल देन 1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर x माइनस वाई 1 से छोटा है तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा है, यानी x y अगर बिलोंग कर रहा था जो है रिलेशन में, तो वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया है कि एक्स वाई अगर रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए तो एक्स वाई है और वाई जेड है, ठीक है। तो ये क्या बिलोंग करना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए एक्स में, है ना, रिलेशन में। तो देखो चेक करो क्या ऐसा हो रहा है। तो कोई नंबर देखो हर इंटीजर में थोड़ा सा एग्जांपल लेके देख लीजिए। मान लीजिए हम कह दिए 1 माइनस 2 ना, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1 हुआ, -1 का माड 1 आएगा, तो 1 इज लेस देन 1, ये सही जा रहा है। दूसरा देखो 2 माइनस 3, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 3 ये भी 1 आएगा, इसका माड 1 आएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल देन 1, 1 सही है ना। तो क्या देखो 1 और 3 के बीच में रिलेशन सही होता है, तो 1 माइनस 3 का माड कितना आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 का माड 2 आ जाएगा। 2 जो है 1 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी ये बातें अगर हो तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कहाँ, ये है पहले सही है इसका, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव ये नहीं है ना। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाता तो इक्विवेलेंस हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिए ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रिलेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना है। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, ओके थैंक यू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया हुआ है कि f सच दैट n टेंड टू n, यानी कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और फंक्शन वो डिफाइंड इस तरह है कि f ऑफ x बराबर x प्लस 1 होगा जब x ऑड नंबर होगा, और x माइनस 1 होगा जब x इवन नंबर होगा, यानी सम होगा। तो आपको बताना है जो फंक्शन है वो कैसा है, मेनी वन है, अनटू है कि वन वन है कि अनटू है कि मेनी वन इनटू है, मतलब है ना, इस तरह बताना है क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप आराम से, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। कैसे, ये मान लीजिए हमारा नेचुरल नंबर है और फंक्शन मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे मान लीजिए डॉट डॉट जा रहा है। यहाँ भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो कह रहा है जब x विषम संख्या रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो देखो 1 पे 1 क्या है, विषम है, तो 1 लेंगे तो 1 इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2, तो 1 के साथ 2 का होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो ये x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 कैसा है, सम है, तो सम यानी इसमें रखना है, तो 2 में से एक गई 1, तो 2 के साथ किसका हुआ, 1 का हो गया। 3 माने विषम रखेंगे तो इसमें रखेंगे, तो 3 1 4, 3 1 4 हुआ, तो यहाँ 4 हुआ। अगर 4 रखेंगे तो 4 क्योंकि सम है तो इसमें रखना पड़ेगा, तो 4 - 1 यानी 3। तो हम देख रहे हैं इसमें हर नंबर का 5 रखेंगे तो 5 1 6, 5 1 6 होगा, 6 रखेंगे तो 6 में से गए 5। तो हर नंबर का इसमें हम देख रहे हैं इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं बचेगा जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। और चूंकि हर नंबर एक अलग अलग नंबर से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, 1 1 है। 1 1 में हम बताए थे कि ये सन है, ये फादर है। अगर एक फादर के पास एक ही
सन हो, है ना, तो वो 1 1 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक के पास एक है, दो के पास एक है ना, तो जितने फादर है उनके पास एक एक लड़का है, यानी ये फंक्शन 1 1 हुआ। अब आप देखना है 1 1 ऑन2 है कि इनटू है, तो चूंकि इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई प्री इमेज ना मिले, यानी कोई ऐसा फादर नहीं है जिसके पास कोई सन ना हो, तो वो क्या होगा, ऑन2 होगा। यानी ये क्या है, अकैकी आच्छादक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अकैकी, और इसको कहते हैं आच्छादक। तो ये कैसा फंक्शन है, अकैकी और आच्छादक फंक्शन है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू। चलते हैं अगले में। देखते हैं कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन इस तरह की f(x) बराबर x माइनस 1 जब x का मान 2 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होती है। अब कह रहा है f(1) और f(2) दोनों की वैल्यू 1 है, तो बताना f कैसा है, 1 1 है, ऑन2 है, या इनटू है, या मेनी 1 है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए नेचुरल नंबर है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर है क्योंकि फंक्शन मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ये फंक्शन है मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो यहाँ f मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, मान लीजिए बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट देख लीजिए। अब आप देखो कह रहा है 1 और 2 पे दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 रखने पर भी ये 1 देता है, 2 रखने पर भी ये 1 देता है, ठीक है ना। और दिया है x का मान जब 2 से बड़ा होता है तो ये फंक्शन लेते हैं, यानी 3 जब 3 लेंगे तो x का मान 2 से बड़ा है, यानी 3 है तो 3 यहाँ रखेंगे, तो 3 में से एक गई 2, तो 3 रखने पर 2 देगा, 4 रखने पर 4 में से एक गई 3 देगा, ऐसे 5 रखने पर 4 देगा, 6 रखने पर 5 देगा। तो इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशन हुआ। अब इसको आप चेक करते हैं, 7 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो आप चेक करिए, देखिए ये क्या है, देखिए इनमें से कोई ऐसा फादर नहीं जिसके पास कोई सन ना मिले, तो ये पहली बात ऑन2 हो गया। क्या हो गया, ऑन2 हो गया। ऑन2 होने के बाद ये आप देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1 है उसके पास 2 लड़के हैं। 1 जो है 1 ऐसा फादर है जिसके पास 2 लड़के हैं। कौन कौन लड़का है, 1 और 2, यानी 1 और 2 जाके किसी सेम नंबर से मिले हुए हैं, यानी क्या हुआ, मेनी 1। हमने बताया है अगर किसी फादर के पास एक से ज्यादा लड़के हैं तो वो मेनी 1 होगा। तो ये क्या होगा, फंक्शन मेनी 1 ऑन2 होगा, मेनी 1 ऑन2 होगा, यानी बहु। मेनी 1 का मतलब बहुअकैकी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहुअकैकी। और ऑन2 का मतलब आच्छादक। तो क्या है ये फंक्शन, बहुअकैकी आच्छादक है। तो ये ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, देखते समय बहुत ही आसान होते हैं, ये सेकंडों के सवाल हैं जो आप देखते वक्त ही जान जाएंगे। बस थोड़ा सा यहाँ देखो, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज मिल रहा है ना, तो वो क्या हो गया, बहुअकैकी हो गया। फिर देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन है, कोई नेचुरल नंबर में से कोई रिलेशन है और रिलेशन इस तरह फाइंड कर मतलब डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट x + 2y बराबर 8, यानी x और y का नंबर ऐसा लेना है जिनका ऐड करने पर 8 हो जाए। तो कह रहा है r का मान प्रांत निकालो, r का प्रांत निकालो, डोमेन निकालना है। डोमेन एक्चुअली होता क्या है, जो वैल्यू हम रखते हैं वो जो है वो डोमेन होता है, जो मिलता है वो हमें रेंज होता है। तो देखिए यहाँ डोमेन निकालना है आपको। तो ये जैसे दिया है x + 2y बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या होगा, 8 - x/2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो रखने पर y की वैल्यू जो मिलेगा वही आपका, x की वैल्यू जो रखने पर जो आप रखेंगे वही उसका डोमेन हो जाएगा। कैसे, देखिए आप पहली बात, ये जो आपका रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे x का मान 1 रख देते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 8 में से 1 गई 7, 7/2। तो चूंकि 7/2 नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, तो 7 1 नहीं ले सकते, x का मान 1 नहीं ले सकते ना। अब देखो x का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 रखे तो 8 में से 2 गई 6, 6/2 यानी क्या मिला, 3 मिला। तो y का मान क्या मिला, 3 मिला। तो जो हम रखते हैं वो डोमेन होता, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब प्लस अगर x का मान हम 3 रख देंगे तो देखो 1 रखने पर 1 नहीं रख सकते, 2 रखे तो ये मिला, 3 देखो रख सकते हैं कि नहीं। तो 8 में से 3 रखेंगे तो 8 में से 3 गई 5, 5/2। तो चूंकि 5/2 जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो ये आप 3 नहीं रख सकते। तो x का मान 4 रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। x का मान 4 रखेंगे तो 8 में से 4 गई कितना हुआ, 2, 8 में से 4 गई 4, 4/2। तो y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही देखो x का मान आप 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखने पर ये जो है 8 में से 5 गई 3, 3/2 देगा, तो वो नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो 5 नहीं रख सकते। तो 6 रख लीजिए। तो 6 रखेंगे तो कितना होगा, 8 में से 6 गई 2, 2/2, यानी यह y का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
अब आप देखिए ऐसे x का मान 7 आप नहीं रह सकते, 7 रखेंगे तो 8 में से 7 गए 1/2 नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो x बराबर 8 रखेंगे। तो मान लो x बराबर 8 हम रखते हैं, तो 8 में से 8 गए 0 और 0/2 क्या मिला 0, वो भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहे, वो हो जाएगा। तो y का मान 0 आना नहीं चाहिए, तो x का मान 8 हो नहीं सकता है ना। ऐसे x का मान जैसे आप 9 रखोगे तो ये निगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा, चूंकि निगेटिव नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो आपका क्या क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। तो 2 4 6 जो हम रखते हैं वही तो डोमेन होता है। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 4 6। तो इसमें ऑप्शन कौन है, सी सही है, 2 4 6 सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होते हैं रिलेशन फंक्शन, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो अगर ये मान लो क्वेश्चन ऐसे रिटर्न में आ जाता है 2 नंबर, तो आप कर दीजिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा वो क्या होगा 1 मतलब 2 4 6, ये सेट के अंदर बांध कर रख दीजिए, सेट हो गया। और ऑप्शन है तो ऑप्शन छाड़ के देख लीजिए, है ना। तो बहुत ही आसान होते, ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x² + y² इज लेस देन और इक्वल देन 4, और रिलेशन आपका इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। तो पूछ रहा है उसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं जो रेंज होता है वो सेकंड एलिमेंट, जो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वो आपका रेंज होता है, और जो पहले सेट का एलिमेंट होता है, जो पहले एलिमेंट से बना सेट होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, तो हमें रेंज निकालना है, यानी y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात जो रिलेशन है वो इंटीजर से इंटीजर है, और इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये डॉट डॉट आपका इंटीजर होता है। तो यही से आप देखना है। देखो पहले बताओ रिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो देखो आप कह रहा है इन दो नंबरों का जो स्क्वायर वो 4 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो देखो 0 0 हो सकता है ना 0 1 हो सकता है, 0 -1 हो सकता है ना, या 1 कामा आपका 1 भी हो सकता है, या 1 कामा -1 हो सकता है ना। फिर आपका देखो अभी चल रहा है -1 कामा 1 भी हो सकता है। फिर अभी आपका 2 कामा 2 भी हो सकता है ना, 2 कामा 2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 0 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, 0 4 से छोटा है। 0 कामा 1 यानी x का मान 0 है, y का मान 1 है, तो 0 कामा 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 1 4 से छोटा होगा। ऐसे ही कितने फाइंड हो सकते हैं 2 कामा 2 तक। और इसके बाद अगर हम 3 बढ़ाते हैं, है ना, 2 कामा 2 हो गया, तो 2 कामा -2 हो सकता है, -2 कामा 2 हो सकता है। कहने का मतलब इतने बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतने बनेंगे। जो रिलेशन होगा वो ये बनेगा, ये पूरा रिलेशन बनेगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब इसमें से हमें उठाना किसको है, रेंज को उठाना है। तो इसका रेंज कितना होगा, रेंज माने सेकंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो 0, फिर आपका 1, फिर आपका -1, फिर आपका देखो 1 लिखा है तो 1 लिख चुके, -1 लिख चुके, 1 लिख चुके। फिर आप देखो 2 कामा -2 है ना, 2 और -2। तो इसको हम साथ में लिखना चाहें तो 0 1 +- 1 है, तो +- 1 हो गया, +- 2 +- 2 हो गया। तो ये आपका रेंज हो गया। इस रिलेशन का जो रेंज है ये है। रेंज का मतलब सेकंड सेट है ना, जो सेकंड एलिमेंट से बना हुआ सेट वो रेंज होगा। तो ये आपका रेंज है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन हो गया आपका रेंज इसका ये है। बंद करोगे, ओके। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन डिफाइंड है 3x, तो बताना है आपको f क्या होगा। ये रियल नंबर में है, जो फंक्शन है आपका वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो बताना है f कैसा होगा, 1 1 होगा कि अनटू होगा कि मेनी 1 होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हम जानते हैं 1 1, पहले हम देखो 1 1 चेक करते हैं। अगर ये 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 हो जाएगा। अब किसी फंक्शन को 1 1 चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी फंक्शन, कोई भी 2 एलिमेंट रेंज डोमेन में से ले लीजिए, डोमेन है ये आपका को डोमेन है। तो यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट डोमेन का ले लीजिए, x1 x2 एलिमेंट्स इसका। यहाँ तो रियल नंबर है मान लो, लेकिन यहाँ पे ये जो x1 x2 एलिमेंट होता है इस डोमेन का होता है।
तो इस तरह लेते हैं सच दैट, इस तरह लेते हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर इससे हमें इम्प्लाइज कर देता है x1 बराबर x2 तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाता है। तो चलो देखते हैं क्या एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेने से x1 बराबर x2 मिलता है कि नहीं। तो देखो एफ ऑफ x1 कितना होगा 3x1 होगा और एफ ऑफ x2 कितना होगा 3x2 होगा। ये तो आपको पता है, 3 3 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है 1 1 है। ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। तो 1 1 हो गया यानी अकैकी हो गया। फंक्शन कैसा है 1 1, 1 1 का हिंदी होता है अकैकी, तो अकैकी हो गया। अब आगे देखते हैं अनटू और इंटू चेक करते हैं। तो अगर अनटू होगा तो इंटू नहीं होगा, इंटू होगा तो अनटू नहीं होगा, है ना। तो चलो इंटू के लिए देखते हैं, अनटू के लिए देखते हैं। क्योंकि कोई फंक्शन अनटू कब होता है आप जानते हैं, कोई फंक्शन अनटू कब होता है जब उसका रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है किसी फंक्शन का, तो उसको हम अनटू कहते हैं। तो कैसा फंक्शन होता है अनटू होता है। तो चलिए देखते हैं, चूंकि किसी भी फंक्शन को अनटू देखने के लिए करते क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम किसी मतलब वाई नाम दे देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यानी 3x बराबर वाई हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा वाई बाई 3। अब यहाँ y जो आपका देख रहे हो ये कोडोमेन का एलिमेंट है। ये क्या है y क्या है कोडोमेन का एलिमेंट है। अब आप देखते हैं अब यहाँ पे जो कोडोमेन y क्या है, y आपका y यहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ से कोडोमेन से। अब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेने पर क्या x आपका इसमें से मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि y इसका एलिमेंट लेने से कोई ऐसा आ जाए जो रियल नंबर ना मिलने लगे तो वो आपका अनटू नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं y कोई भी जब एलिमेंट्स हम रियल नंबर में से कोई नंबर लेंगे यहाँ पे रखेंगे तो x भी आपका क्या मिलेगा रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। यानी यहाँ रेंज क्या हो गया कोडोमेन के बराबर हो गया। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो अनटू हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा है अनटू है आपका, ये फंक्शन अनटू है। वो पहले हम देख चुके हैं 1 1। तो ये फंक्शन कैसा है 1 1 और अनटू, कैसा है 1 1 और अनटू है। यानी ये मतलब ये क्या है अकैकी आच्छादक है। हिंदी में क्या हुआ अकैकी आच्छादक। तो आसान होता है थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्टिकल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन देखिए, कोई एक सेट दिया हुआ है सेट दिया है 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट के एलिमेंट है। और एक रिलेशन दिया है, डिफाइंड है ए बी, एक रिलेशन मतलब रिलेशन है ए बी में डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है कि ये और बी दोनों या तो आड हो या तो इवन हो या तो आड हो। यानी जो एलिमेंट एंट्री होना चाहिए रिलेशन में वो आपका क्या होना चाहिए या तो इवन हो या तो आड हो। तो पूछ रहा है आर कैसा होगा, मतलब आर कैसा होगा रिलेशन। चूंकि आप जानते हैं कैसा होता है रिफ्लेक्सिव होता है नहीं, और आपका सिमेट्रिक होता है, ट्रांसटिव होता है, इक्विवेलेंस होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये रिलेशन कैसा है ये बताना है आपको। ऑप्शनल भी आ सकता है या इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले आप देखिए रिलेशन हुआ क्या, कह रहा है ये भी जो एंट्री एलिमेंट है वो या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो। तो क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 1 1 हो सकता है यानी ये दोनों विषम है, या 2 2 हो सकता है दोनों सम है, या आपका 3 3 हो सकता है, या 4 4 हो सकता है, या 5 5 भी हो सकता है, या 6 6 हो सकता है, या 7 7 हो सकता है। यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक हो सकता है। 1 2 नहीं आ सकता क्योंकि सम और विषम दोनों नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन है या तो दोनों सम हो या तो दोनों विषम हो। तो आपका कि तो 1 1 होगा कि तो 1 2 होगा या तो 1 3 होगा। अच्छा इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपका 1 3 भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा उसी में, अभी ये बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, ये आगे चल रहा है। या तो 1 3 हो सकता है, या तो 1 के साथ और क्या होगा 5 होगा, है ना। और या तो फिर 1 के साथ क्या होगा 6, 1 के साथ 7 होगा। क्यों, ये क्या कह रहा है यानी या दो, ये सब क्या दोनों एलिमेंट विषम हो या तो सम हो। अच्छा 2 के साथ क्या क्या हो सकता है 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 5 नहीं हो सकता, 2 6 हो सकता है। उसके बाद फिर क्या चलेगा 3 के साथ क्या क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है। तो ऐसे भाई बहुत एलिमेंट बन जाएंगे, है ना।
3 1 होगा, 3 5 होगा, 3 फिर क्या होगा 7 होगा, और क्या होगा 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 के साथ केवल आपको 4 चूंकि इवन है तो इसके साथ इवन ही रखेंगे, तो 4 6 हो जाएगा, और 4 4 भी तो होगा, 4 4 हो चुका है, 4 4 हो चुका है, इसलिए हम 4 4 नहीं दे रहे हैं, तो आपका 4 6 होगा। उसके बाद 5 आएगा तो 5 1 होगा, या 5 3 होगा, या 5 7 होगा। उसके बाद 6 आएगा तो 6 के साथ क्या आएगा 6 2 आएगा, और 6 4 आएगा, और 6 6 हम लिख चुके हैं पहले में, तो 6 6 होगा नहीं। उसके बाद 7 आएगा, तो 7 के साथ 1 आएगा, ये दोनों 8 है, तो 7 के साथ फिर 5 आएगा, 7 के साथ 3 भी आ सकता है, पहले 3 आएगा फिर 7 के साथ 5 आएगा। तो इतने रिलेशन, ये आपका जो रिलेशन हुआ वो ये एलिमेंट हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या करना है भाई, इसमें बस कंडीशन है कि दोनों या तो सम हो या तो विषम हो, तो उसके हिसाब से कर दें। अब ये पूछ रहा है रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन कैसा है, तो भाई आप देख रहे हैं ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6, इसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेट है, तो वो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव हो गया। कैसा रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई भी किसी भी सेट का खुद से रिलेशन, खुद का यानी हर एलिमेंट का खुद अपने से स्वयं रिलेट हो, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। उसके बाद क्या है सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक में क्या है आप जानते हैं, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर ए बी है तो कहीं भी आप देख लो बी ए मौजूद है, उसमें 1 5 है तो 5 1 कहीं मिलेगा जरूर, 2 4 है तो 4 2 कहीं मिलेगा जरूर। कहने का मतलब अगर है ना, ए बी अगर बिलोंग करता है सेट में ना, किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करने लगे, तो वो सेट वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। वो रिलेशन कैसा हो जाता है भैया, सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये सिमेट्रिक भी है। इसमें से आप कोई भी एलिमेंट देखेंगे तो उनका क्रम बदलने पर एलिमेंट मिलेंगे। जैसे 2 2 है तो 2 2 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। 3 1 आप देखे होंगे कहीं इसमें होगा, या 3 1 है तो कोई भी एलिमेंट 5 7 उठा लो तो 5 7 7 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये ए बी अगर आर आर में मिल रहा है तो बी ए भी मिल रहा है। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव भी है। ये ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो कोई एलिमेंट उठाओ, जैसे 1 का 5 से है। ट्रांजिटिव होता क्या है, ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स आर हो एंड वाई जेड बिलोंग्स आर है, नीचे आ रहा है ठीक है, वाई जेड बिलोंग्स आर हो तो ये इंप्लाइज करना चाहिए एक्स जेड क्या बिलोंग करना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव होता है। तो कोई एलिमेंट उठा लो, मान लो हम 1 7 उठा लिए, अब 7 का किसी के साथ देखो किसके साथ, 7 का 1 के साथ है, यानी 1 का 7 है, 7 का 1 है, तो 1 का 1 से मिलना चाहिए, तो देखो 1 का 1 से है। ठीक, कोई भी उठा लो, 2 का 4 से है और 4 का 6 है, तो 2 का 6 से मिलना चाहिए, तो 2 का 6 कहीं मिला होगा, 2 का 6 से ये देखो मिल रहा है, तो कोई भी एलिमेंट कहीं फेल नहीं होगा। 7 का 3 से है और 3 का देखो 7 का 3 से है, 3 का कहीं और देख लो 3 का 1 से है, तो 7 1 मिलना चाहिए, तो 7 1 जरूर है, ये देखो है। तो सारा एलिमेंट ये ट्रांजिटिव को फॉलो करता है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये रिलेशन कैसा है, तो यहाँ मतलब अगर ये आप डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो आराम से लिखिए, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि आर जो है ऐसे लिखेंगे, चूंकि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्या एंड ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन अगर तीनों रिलेशन जिसमें आ जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो आर कैसा होता है, वो रिलेशन हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बहुत आसान होता है, रिलेशन में कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, ये इक्विवेलेंस है, तो इसको समझिए और इसको सीखिए। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है L1 और कामा L2, ये लाइन है, कोई प्लेन में लाइन है, और ये लाइन ऐसा डिफाइंड है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब लिखे होते हैं तो ऐसे मतलब जो हम बोल रहे हैं और लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिए, समझिएगा।
कह रहा है कोई रिलेशन डिफाइंड है L1 कामा L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2, तो आपको बताना आर कैसा होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नन होगा, ये देखना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं, चूंकि देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो चूंकि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ये कॉमा बिलोंग्स करता है उसमें, यानी खुद का खुद से रिलेशन मिलने लगे तो वो जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो चूंकि हम देखते हैं कोई भी लाइन खुद अपने पैरेलल नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ये जानते हैं, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो यानी ये क्या है, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव है। इसलिए क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। ये आप जानते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, आप स्पेलिंग तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सममित, हिंदी में किसको क्या कहते हैं, सममित कहते हैं, सममित कहते हैं भैया, तो ये हिंदी समझ लीजिएगा। अच्छा, अब आप सिमेट्रिक के देखिए, सिमेट्रिक में होता क्या है, हम बताए थे अभी आपको कि ये भी कॉमा, अगर ये भी बिलोंग्स आर करता है तो यानी क्या मिलना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर L1 कोई प्लेन में अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, जैसे ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये लाइन क्या है L2 है, ये लाइन L1 है। अब चूंकि ये लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो चूंकि है ना, L1 लाइन अगर L2 पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये भी 90 बनाएगा। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या करेगा, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, ये कंफर्म है, यानी L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। तो दिस इंप्लाइज दैट L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है, कंफर्म है। कोई भी लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहली के परपेंडिकुलर होगी, ये कंफर्म है, आप देख भी रहे हैं। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। अब देख लेते हैं क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक चल रहा है। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आप जानते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमने बता दिया है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब वो जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, है ना। तो आपका अगर ये इम्प्लाइज कर जाए, यानी एक्स जेड के साथ रिलेशन वही मिल जाए, तो ये हमारा क्या ट्रांजिटिव होता है। यानी जो रिलेशन एक्स वाई का है और वाई जेड का है, वही रिलेशन अगर एक्स जेड के साथ मिलने लगे तो वो फंक्शन का, वो रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 है ना, इसका मतलब ये क्या है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अच्छा, L1 ये लाइन है, मान लीजिए, L2 भैया ये लाइन है, यानी L1 क्या है, L1 ये L2 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझे, L1 है, L2 है और L1 इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब दूसरी का मान लीजिए L2 परपेंडिकुलर है L3 के, यानी L2 कामा L3, यही तो लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर ना, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये वाई यहाँ सेम आ जाता है। तो L1 L2 बिलोंग्स टू आर और L2 L3 बिलोंग्स टू आर। तो यानी L2 जो है किस पे परपेंडिकुलर है, L3 पे। ये क्या है, ये L3 लाइन हो जाएगी, ये L3 लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखाना है आपको, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए, L1 परपेंडिकुलर टू L3, L1 परपेंडिकुलर L3 मिल जाएगा, तो कहेंगे कि हम L1 कामा L3 समझे, कोशिश करिएगा, है ना। L1 कामा L3 अगर बिलोंग्स कर जाएगा, बट यहाँ हम देख रहे हैं L1 ये लाइन है, L3 ये लाइन है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये पैरेलल हो गए। ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये नहीं हो सकते, ये नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकते। अगर ये नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। चूंकि यहाँ L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं L1 L3 पैरेलल हो रहे हैं। जब इस दोनों कंडीशन को फॉलो हो रहा है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, यानी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो क्या हुआ है, केवल सिमेट्रिक होगा, ये
ये आर कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो याद रखिएगा जो परपेंडिकुलर रिलेशन होता है वो केवल सिमेट्रिक होता है, ना रिफ्लेक्सिव होता है, ना ट्रांसिटिव होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है रिलेशन फंक्शन, बहुत ही आसान है, इसको समझने की कोशिश करिए। और ये खासकर कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, ये फंक्शन तीनों दिया है और ये ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है या ऑब्जेक्टिव में, मतलब डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया जाए, तो जैसे पूछा जाए वैसे करना है आपको। ध्यान दीजिए, जैसे फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन है मेरा रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन इस तरह है f(x) बराबर x³। तो ये पूछ रहा है कि 1 1 अनटू होगा, मैंने अकैकी होगा कि आच्छादक होगा कि अंतःक्षेपी होगा, है ना, 1 1 होगा, 1 अनटू होगा कि मेनी वन होगा, क्या होगा। ऐसे ये भी दिया कोई फंक्शन मेरा रियल नंबर से रियल नंबर में, तो बताइए कैसा होगा, 1 1 अनटू होगा कि मेनी वन अनटू होगा कि इनटू होगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कैसे करें आप, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप तुरंत जान सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और ये मान लो फंक्शन है, इसका ये डोमेन है, इसका डोमेन है, ये इसका को डोमेन है, और दोनों हम देख रहे हैं रियल नंबर, ये होता है डोमेन, तो ये रियल नंबर है, इसका को डोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, अब मेरा फंक्शन एफ से आर में है फंक्शन मेरा। अब देखो, मान लो रियल नंबर का दुनिया का कोई भी नंबर हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, तो चलो जनरल नंबर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, मान लो 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, हम वैसे ले रहे हैं -1 -2 -3, थोड़ा समझाने के लिए। बाकी रियल नंबर में आपका डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे, है ना, 1/2, 1.25, ये सब सारे नंबर, √2। ऐसे इसका मान लो 0 1 2 3 डॉट डॉट ये हो गया, है ना, 4 डॉट डॉट ये हो गया, या -1 -2 -3 ये डॉट डॉट हो गया। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 का 0 से हो गया, 0 रखने पर 0 मिला। -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, तो देखो -1 रखेंगे तो -1 मिला। -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो ये -2 रखने पर -8 भी होगा, कहीं यही होगा। 1 रखने पर 1 मिलेगा, 2 रखने पर ये 8 मिलेगा, तो 8 कहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि हर नंबर का अलग अलग इमेज मिल रहा है ना, हर नंबर का अलग अलग इमेज मिलता है, तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। 1 1 का मतलब, है ना, ये आप जान लीजिए, ये सन है, ये फादर है, हम बता चुके हैं 1 1 और 2 कैसे पहचाने। तो सन और फादर है, जब एक फादर के एक ही लड़के होते हैं तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, तो 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अनटू होगा कि इनटू होगा, इसके बहुत, अगर इसके कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएं जिसका कोई प्री इमेज ना मिले, यानी कुछ फादर ऐसे हो जिनका कोई सन ना हो, ठीक है, बिना सर का, यानी बिना औलाद के पिता हो, तो वो जो है क्या होगा, जो है मतलब इनटू होगा, वो क्या होगा, इनटू होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का कुछ, इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका इमेज ना मिले, प्री इमेज ना मिले, सबका इमेज मिलेगा। ठीक है, कोई नंबर छूटेगा नहीं कि जिसका प्री इमेज ना मिले, तो वो क्या होगा, अनटू होगा। तो अगर ये क्या हो जाएगा, 1 1 और क्या होगा, अनटू होगा। ये x³ क्या होगा, 1 1 अनटू, यानी अकैकी और आच्छादक होगा। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज ना मिले। ठीक है, तो और चूंकि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिल रहा है, तो वो होगा 1 1, और ये जो है इनमें से कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनटू। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 और अनटू होगा। अब दूसरे के बारे में सोच लीजिए, दूसरा ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 अनटू, यानी अकैकी और आच्छादक, क्या होगा, अकैकी और आच्छादक। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक, देख रही है, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक। अगर हम -1 रखेंगे, यहाँ पे देखो, -1 रखेंगे तभी -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो -1 रखने पर 1 मिला। तो देखो, एक फादर के 2 सन हो गए, कौन, -1 और 1 ना, एक फादर के 2 सन हो गए। तो एक फादर के 2 सन हो गए, यानी एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज मिल रहा है, यानी ये मेनी वन हो गया। क्या हो गया, मेनी वन हो गया, ऐसे समझ लीजिए, मेनी वन हो गया। अब ये देखिए, अनटू है कि इनटू है, तो देखो कोई भी नंबर इसमें रखने पर, चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखोगे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इधर से इधर के सारे एलिमेंट का इमेज तो मिलेगा, प्री इमेज मिलेगा, बट ये सब नंबर ऐसे हैं जिनका कोई प्री इमेज इसमें नहीं मिल रहा है, यानी ये सब ऐसे फादर हैं जिनका कोई औलाद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। हमने बताया है, अगर को डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जिनके डोमेन में, यानी जिसका प्री इमेज ना मिले, तो वो इनटू होता है। और अगर को डोमेन के सारा एलिमेंट
डोमेन में उसका प्री इमेज मिले तो क्या होता है, अनटू होता है। यानी जब रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है, ऐसे देखिए जब रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनटू। वो क्या हो जाता है, अनटू। अब जब रेंज को डोमेन से छोटा होता है, यानी सबसेट उसका होता है, प्रॉपर सबसेट को डोमेन का, तो वो क्या होता है, इनटू होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या होगा, मेनी वन इंटू होगा। ये क्या होगा बेटा, मेनी वन की और अंतःक्षेपी होगा, मेनी वन इंटू। ये क्या होगा, मेनी वन इंटू होगा। अब ऐसे यहाँ पे भी देख लिए पावर 4। तो ये ध्यान दीजिए जहाँ पे पावर इवन रहेगा एक्स पावर, और अगर फंक्शन मेरा रियल नंबर से रियल नंबर में रहेगा तो वो भी फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन इंटू रहे। क्यों मेनी वन इंटू रहेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें भी निगेटिव रखने पर ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव नंबर का तो हमें प्री इमेज मिलेगा, बट निगेटिव नंबर का कोई इमेज नहीं मिलेगा। और देखो -1 रखने पर ये 1 देगा, है ना, 1 रखने पर ये 1 देगा, 2 रखने पर ये 16 देगा, -2 रखने पर ये 16 देगा, 16 देगा। यानी बहुत सारे नंबर का जो है प्री इमेज 2 मिल रहा है। यानी बहुत सारे फादर ऐसे हैं जिनके 2 बेटे हो गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेनी वन हो गया। और इनमें से बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, यानी बहुत सारे फादर ऐसे हैं जिनका कोई औलाद नहीं है, तो वो इंटू हो गया। तो बहुत ही आसान होता है, आप देख के तुरंत पहचान सकते हैं। और ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो इसको तुरंत अपना सही करिए, ठीक है। और नहीं आता, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के आप कह सकते हैं कि ये मेनी वन इंटू है या अनटू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर चल मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये ट्रिक है टीजीटी पीजीटी मैथ वालों के लिए जो मैथ से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, पूछे जाते हैं। और यदि हम नहीं जानते हैं, एक जनरल तरीका लगाते हैं तो समय मेरा बहुत लग जाता है, क्वेश्चन लगते हैं बहुत कठिन होता है। जैसे कह रहा लेंथ, ये लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम निकालना है और बताना इनमें से कौन होगा। और ये देखो दूसरी टाइप का पैराबोला है, इसकी भी लेटस रेक्टम निकालना है और बताना है कौन सा होगा। लेटस रेक्टम आप जानते होंगे, थोड़ा सा देखो हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए y² बराबर 4s एक पैराबोला है 4ax। तो ये इसका जो है, ये पैराबोला अगर है तो इसकी जो ये यस पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ये है ना, फोकस पे इसकी जो नाभ होती है, इस पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो होती है इसकी लेटस रेक्टम होता है। तो ये लेटस रेक्टम होता है, तो ये एक्चुअली होता कितना है, 4 ये होता है। इस हिसाब से पैराबोला अगर है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 ये होता है। लेकिन मान लीजिए ये पैराबोला दिया है और अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको एक जनरल तरीके, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे या इस फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे x² बराबर 4ay है ना। 4 टाइप के पैराबोला होता है, या तो इस टाइप में लाएंगे या तो इस टाइप में लाएंगे, और फिर आप जो है कंपेयर करेंगे, तब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पाएंगे। तो बहुत ही लंबा और लेंथी हो जाएगा। तो देखिए एक शॉर्ट तरीका, इसको सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर कैसे लगाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो होगा क्या, यदि आप यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक अगर x में है, ठीक, तो उसका कॉफिशिएंट नीचे रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ x² लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ x²। और ऊपर अगर नीचे x² दे रहे हैं तो ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ y देंगे, क्या देंगे, और फिर मॉडुलस लेंगे, क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर इसका लेंथ देखा जाए लेटेस्ट रेक्टम की, तो यहाँ देखो x² में क्वाड्रेटिक है तो x² का कॉफिशिएंट नीचे रहेगा, तो नीचे कॉफिशिएंट x² का 1 है, और y का कॉफिशिएंट ऊपर रहेगा, तो y का कॉफिशिएंट क्या है, -8 है। और इन दोनों का मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 8 होगा। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है, सेकंडों के अंदर आप निकालना जान गए। अदरवाइज ये एक पेज में लगाएंगे फिर जाके आंसर पता करेंगे, बड़ी लेंथी हो जाएगी। अब देखिए इस पैराबोला का अगर निकालना है आपको, यहाँ पे y² में कोऑर्डिनेट है, तो सीधे क्या करना है, इस पैराबोला की जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी वो होगा कॉफिशिएंट ऑफ y²। अगर नीचे y² रहेगा तो ऊपर x रहेगा, बस इतना ध्यान देना है। अगर नीचे कॉफिशिएंट, नीचे हमेशा y यानी स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहेगा, वो चाहे x² का रखना है या y² का रखना है।
कैसे जान पाएंगे एक्स स्क्वायर रखना है कि वाई स्क्वायर रखना है। अब इक्वेशन देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर में पैराबोला यानी एक्स स्क्वायर रहे तो अबाउट वाई एक्सिस बनेगा, है ना। अगर वाई स्क्वायर का पैराबोला रहेगा तो अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा। तो ऐसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर में रहेगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे रहेगा तो वाई का कोएफिशिएंट ऊपर रहेगा। अगर वाई स्क्वायर एक जगह देखिए तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे रखिए तो एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर रखिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये 6/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा तो 3/2। तो इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, 3/2 होगा। तो चूंकि देखिए अगर आप ट्रिक जानते हैं तो ये सेकंडों के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं और आपका समय बचता है। फिर आप टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसको जानिए, ट्रिक जानिए। और ट्रिक को अगर और बहुत सारे ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, जिसका ग्राफ दिया हुआ है, ये 5-6 ग्राफ है। ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है आइडेंटिफाई द साइन ऑफ एबीसी। एबीसी के साइन को पहचानना है कि ये बीसी, ये मतलब एबीसी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हर ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में पता करना है कि ये बीसी की साइन क्या होगी, ये क्या होगा, बी ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसे बी भी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, या सी होगा पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी। ऐसे 6 ग्राफ दिए हैं, 6 ग्राफ देख करके आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया रहे तो आप उससे ये पता कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आसानी से पहचान सकते हो। तो देखिए पहले जो है ग्राफ को देखते हैं, फिर पता करते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान दीजिए। पहली बात, पहला देखिए, अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड का मतलब नीचे खुल रहा है, तो ये हमेशा लेस देन 0 होता है। ये याद रखिए, यहाँ आ रहा है? हाँ। अच्छा, और अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है यानी अपवार्ड हो रहा है तो ये इज ग्रेटर देन 0 होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो ये निगेटिव होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर वो अपवार्ड में जाएगा यानी ऊपर खुलेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो देखिए पहले फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि ये नीचे की ओर खुल रहा है, नीचे की ओर खुल रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए ये की साइन मुझे पता हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये साइन मुझे पता हो गया, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, बहुत ही आपके जो है काम आएगा टीजीटी पीजीटी या आईटी जेई में, तो इसको समझिए। अच्छा, अब ये का हमें पता हो गया। आप देखो बी की बात कर रहे हैं, तो ये देखो जो ये पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है -b/2 ये, और -d/4 ये इसका वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला, ये जो इसका वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है, ये आप जानते हैं, देख रहे हैं, है ना। देखने से पता चल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है यानी दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से उठाइए, हमें बी से मतलब है, तो बी यहाँ है, ये तो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हम चलिए इसी में समझाने की कोशिश करते हैं। -b/2 ये कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा। अब चूंकि हम जानते हैं ये इज निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है और निगेटिव यहाँ पे लगा है तो b कैसा होना चाहिए, या हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -b जो होगा वो जैसे यहाँ पे देखो, इससे ये निगेटिव है, ये इधर जाएगा तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये निगेटिव नंबर है,
ये 2a क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है तो 2a निगेटिव होगा। अब निगेटिव को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, इज ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी। अब आप देखो, अगर माइनस बी इज लेस देन 0 है तो बी क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। ये तो पढ़े हैं ना इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो बी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बी को समझ में आ जाना चाहिए भाई, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, बी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है। अब सी के बारे में देखते हैं। अब आप देखो सी है क्या, अगर इसमें हम x बराबर 0 रख दें, इस इक्वेशन में y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस सी जो दिया है, अगर इसमें हम x बराबर 0 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो जो c होता है वो ये दूरी है, ये इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c होगा, यानी यही तो c है, यही दूरी तो c है। तो c हम देख रहे हैं y के ऊपर है, इसका मतलब y के ऊपर है तो c कैसा है, पॉजिटिव है। तो सी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी सी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है इस ग्राफ में, है ना। अगर कोई पैराबोला इस टाइप का ग्राफ बनता है तो उसमें क्या होगा, ये निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, हमें लग रहा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो दूसरे से क्लियर करते हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं, इसको मिटा दें ये वाला टर्म। हमने अभी बताया आपको कि अगर कोई पैराबोला, ये भाई क्वाड्रेटिक है तो पैराबोले बनाएगा, और कोई पैराबोला अगर अपवार्ड में खुल रहा है तो ये क्या होगा, उसका ये पॉजिटिव होगा, ये आप ध्यान देंगे। अगर डाउनवर्ड, अगर इस तरह है तो निगेटिव, इस तरह है तो ये पॉजिटिव। ये क्या है, ये पॉजिटिव के लिए है और ये क्या है, ये निगेटिव के लिए है, बस इतना ध्यान देना है। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया, हमें पता चल गया ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब देखो, अब इसका देखो वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे है। वर्टेक्स है कितना, -b/4 ये, -b/2a, -b/2a है। अब आप वर्टेक्स देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे कोऑर्डिनेट में है, चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में जो यक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। तो ये मेरा यक्स है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखो, ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को जब इधर गुणा करेंगे लेके जाके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो -b इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब फिर माइनस से मल्टी, ये 2 इधर चला गया, है ना, ये 2a, ये पॉजिटिव था तो ये नंबर पूरा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कोई इक्वलिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस b हो जाएगा, बट इनक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं b इज लेस देन 0, यानी b कैसा होगा, निगेटिव होगा, कंफर्म b निगेटिव होगा। अब c के बारे में देखना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये y, यही c होता है, ये क्या होता है, ये दूरी c होती है, और c हम देख रहे हैं y एक्सिस के नीचे है, इस, है ना, ऑरिजिन के नीचे है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर नीचे है तो c क्या होगा, ये निगेटिव साइन होगा, यानी c कैसा, लेस देन 0 होगा। देख के बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, आपको जान गए होंगे ना, ये दूरी c होती है और ये निगेटिव है क्योंकि निगेटिव y पे है, तो यानी c कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसके ये ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये पॉजिटिव होगा, b निगेटिव होगा और c भी निगेटिव होगा, है ना। चलिए कोशिश करिए, इसको पहचानते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं मेरा पैराबोला जो है अपवार्ड में जा रहा है। अगर अपवार्ड में जा रहा है तो कुछ सोचना नहीं आपको, क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आओ। अब हम अगर देखें ये इस कोऑर्डिनेट पे देखो, इस कोऑर्डिनेट ये मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, तो इसका पैराबोला कहाँ है, यहाँ पे है, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट राइट में है, यानी यहाँ पे मतलब जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये एक्स होता है, ये वाई, तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉइंट है एक्स, है ना, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स पे राइट में है, तो ये क्या होगा, -b/2a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये पता है। अगर ये चीज इधर होगा तो निगेटिव हो जाता भाई।
तो अगर ये पॉजिटिव है और ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये से इधर ले जाएंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 इंटू 2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इधर मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज लेस देन 0 हो जाएगा, ये पता है। तो b कैसा हो गया, लेस देन 0 होगा, b निगेटिव हो गया। अब आप देख रहे हैं b निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब c की बात जाए तो c आप देख रहे हो y एक्सिस पे जहां काट रहा है वही c होता है, ये दूरी c हो गई, ये दूरी आपकी c हो गई, इतनी दूरी c हो गई। अब c हम देख रहे हैं y एक्सिस को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है, तो c कैसा हो गया इस ग्राफ का, इस ग्राफ का c जो हो गया वो इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको देखते हैं। देखो मेरा पैराबोला ये जो है भाई डाउनवर्ड में खुल रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव पता चल गया। अब इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स यहाँ है एक्स एक्सिस पे है, बट एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, तो माइनस b/2 ये इसका वर्टेक्स है, का पहला पॉइंट है। तो ये कैसा होगा, इज लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखो अगर इज लेस देन 0 होगा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ a लेस देन है यानी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पूरा नंबर निगेटिव है। और इसको लेकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, और अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये लेस देन है तो इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। अब फिर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्योंकि हमें b का पता करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर b हो जाएगा और इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो इज लेस देन 0, यानी b कैसा होगा, निगेटिव होगा। इस ग्राफ का ये निगेटिव होगा, b निगेटिव होगा। और c देखा जाए तो c देखो यहाँ पे ये दूरी c होता है y एक्सिस का, और y एक्सिस पे ये नीचे की तरफ है, यानी c कैसा होगा, इसका c भी निगेटिव होगा। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, है ना, समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी हम कोशिश करते हैं समझाने का। कोई भी ग्राफ देख के आप आसानी से पता कर सकते हो ABC की साइन कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा। अब इसमें हम पता करें तो आप बता सकते हैं ये अपवार्ड में खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, ऊपर अगर खुलेगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमें पता हो गया, इसमें सोचना नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो गया कोई बात नहीं। इसका हम देख रहे हैं जो वो है, इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, तो पहला वाला माइनस बी, दोनों पॉजिटिव होते हैं मतलब, तो माइनस b/2 ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये देखो, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 ये 0 क्या 0 ही होगा, इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये माइनस मतलब ये b बन जाएगा, और ये इनक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी, तो लेस देन 0 हो जाएगा, है नहीं। किसी भी इनक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो ये पॉजिटिव है, b निगेटिव है। अब c की बात देखो तो c हम बता चुके हैं, ये c होता है, जहां y एक्सिस को ग्राफ काटता है वही c होता है, तो ये पूरी दूरी c होती है। और c हम देख रहे हैं y पे, y एक्सिस के ऊपर की ओर है, तो c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसका c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही हम लिखते हैं c कैसा होगा, इसका c इज ग्रेटर देन 0, यानी c पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ अगर ऐसे ग्राफ बना रहे तो इस ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं ये पॉजिटिव होगा, b निगेटिव होगा, c पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ को आप बता सकते हैं कैसा है भाई, ये पहली बात डाउनवर्ड खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है। अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो ये इज लेस देन 0 होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये इज लेस देन 0 होगा। इसका वर्टेक्स हम देख रहे हैं कि चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पहला है x है वो पॉजिटिव होता है, तो माइनस b/2 ये पॉजिटिव होगा। अगर माइनस b/2 ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव माने इज ग्रेटर देन 0 होगा। और चूंकि ये इज लेस देन 0 है, यानी ये पूरा नंबर निगेटिव है, इस निगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इज लेस देन 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इज लेस देन 0 हो जाएगी। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b, ये माइनस हट जाएगा और इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a लेस देन 0 होगा, b इज ग्रेटर देन 0 होगा। आप c की पता करें तो c ये दूरी होती है c, और ये c y एक्सिस पे नीचे की तरफ है, इसलिए c इसका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं इस सारे ग्राफ का बहुत ही अच्छे तरीके से हम ABC के बारे में पता कर लिए हैं कि ये कैसा होगा, B कैसा होगा, C कैसा होगा। तो हमें लग रहा है कि आप कोई भी ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा भी ग्राफ दिया रहे तो उसमें आप ABC पता कर सकते हैं आसानी से, है ना।
तो चलिए इसका लाभ उठाइए, जानिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अच्छा लगे इसको तो। और ऐसे भी आपको ट्रिक मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, ये प्रोग्रेशन से सवाल लिया गया है और ऐसे सवाल आपके टीजीटी, पीजीटी या आईआईटी, जेईई में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। सवाल आसान होता है, बट यदि हम एक जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं तो समय बहुत लग जाता है और समय मेरा नुकसान हो जाता है, जिससे हमारा बहुत से क्वेश्चन जानते हुए छूट जाते हैं। तो इसके चक्कर में आपका समय कम लगे तो इस तरीकों को सीखिए कि सेकंडों के अंदर इन सवालों को कैसे बनाया जाए एग्जाम में। तो इस ट्रिक को सीखिए। जैसे दिया है कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, किसी एपी के सम ऑफ nth टर्म का रेशियो यह है तो उसके 12th टर्म का रेशियो फाइंड करो। ठीक है, यानी दो सीरीज हैं, पहले सीरीज की मतलब है ना, दोनों सीरीज के nth टर्म का रेशियो ये दिया है, सम ऑफ nth टर्म का रेशियो दिया है, 12th टर्म का निकालना है। तो जितना टर्म का निकालना रहे, ध्यान दीजिए, अगर सम का दिया रहे और टर्म का निकालना रहे, ठीक, अगर सम दिया रहे और टर्म का रेशियो निकालना रहे तो आपको करना क्या है, n के जगह पे जितने रेशियो का टर्म निकालना हो उसके दूने से एक कम रख दीजिए। जैसे यहाँ 12th का निकालना है तो क्या करेंगे, उसके दूने से एक कम, तो दूना इसका कितना होगा, 12 दूना 24 में से एक गई 23। n के जगह क्या रखते हैं, 23 रख दें। n के जगह 23 रखने पर जो आएगा वही 12th टर्म का रेशियो होगा। तो यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ 12th टर्म इक्वल कितना होगा, यहाँ कितना रखना है आपको, 23 रखना है। तो 3 इंटू 23 प्लस 8 हो गया और रेशियो मिस हो गया अपान 7 इंटू 23 प्लस 15 हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 त्रिक का 9 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 ऊपर हो गया और ये हो गया 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16 प्लस 15 ये हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, 9 8 17, 6 1 7 और ये आपका हो गया 5 1 6, 6 1 7 1, 176 हो गया। ये कटे तो काट दीजिए, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 7 जा हो गया और 11 1 जा 11 6 जा, है ना, नहीं 11 1 जा हाँ 6, तो ये कितना आएगा 7/16। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 12th टर्म का रेशियो कितना हो जाएगा 7/16। ये है ट्रिक के माध्यम से समझाने में समय लगा, बट आप करेंगे तो ये कम से कम बस 15-20 सेकंड के अंदर बन जाएंगे सवाल। लेकिन यदि आप जनरल मेथड से करने लगेंगे बहुत जो है लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपका समय नुकसान होगा। ऐसे सेम सवाल दूसरा है, सम ऑफ एपीज का nth टर्म का रेशियो ये दिया है और कह रहा है 8th टर्म का रेशियो निकालिए। तो इसके दूने से एक कम रख दीजिए, तो यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, आराम से दूसरे सवाल को ऐसे बना लीजिए। इसका दूना हुआ 8 दूनी 16, 16 में गए 15 रख लीजिए, तो 2 इंटू 15 हो गया 30 और यहाँ हो गया 15 प्लस 1 यानी 16 हो गया। इसको काट लीजिए, 2 से 2 15 और 2 8 जाए, यानी कितना हो जाएगा 15 रेशियो 15/8 यानी 15 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे इसका भी रेशियो जो आएगा वो 7/16 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है कि यदि ट्रिक के माध्यम से आप करते हैं तो सवाल सेकंडों में बन जाते हैं। तो इसको जानिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए देखते हैं, इस सीरीज को यदि जोड़ना हो आपको, ये लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डाटा इन्फिनिटी। इस सीरीज को ऐड करना हो, सम कर निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी इन सबका प्लस कितना होगा ये आपको बताना है। ऐसे इस सीरीज का प्लस कितना होगा ये आपको बताना है और ये इन्फिनिटी सीरीज है। तो आप देखिए, ऐसे सवालों को सेकंडों के अंदर आप बना सकते हैं। जैसे पहले सवाल का आंसर होगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा और दूसरे सवाल का आंसर होगा 1/3। ये आप सेकंडों के अंदर बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका समझिए। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ऐसे सीरीज जब पूछे जाते हैं तो ये कंफर्म होता है जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 में डिफरेंस 1 है, 3 4 में डिफरेंस 1 है। ऐसे ही सवाल में देखिए 1 4 के डिफरेंस 3 है, 4 7 का डिफरेंस 3 है, 7 10 का डिफरेंस 3 है। तो ऐसे सवालों में जब सेम डिफरेंस होता है तो उसका अगर इन्फिनिटी सीरीज है तो उनको प्लस करने का
बहुत ही अच्छा आइडिया है। करना क्या है आपको, ये मल्टीप्लाई लिखा है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ये सब इंटू में लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटू लिख के आ सकता है, ये है ना, ऐसे जानिए, यहाँ इंटू लिख के आ सकता है। तो एग्जाम में कहीं से किसी तरह से पूछा जा सकता है, आप जानिए। तो इसका देखो पहले का आंसर कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। आपको पूरे सीरीज को भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से केवल पहला टर्म याद रखना है, पहला टर्म से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी सीरीज कुछ भी लिखे हो उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए करना क्या है, इसका आंसर ये होगा 1/, आपको पहला जो टर्म लिखा है पहला लिख देना है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ लिख देना है, ठीक है। देखो 4 में 1 गई 3, तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब जैसे पहले का आंसर ये हमने दूसरे का बताया, पहले का आंसर क्या होगा, करना क्या है 1/, ये पहला नंबर लिखना है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ लिख देना है। तो 1/1 ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवालों को तो ये ओरल बता सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं सब, ऑप्शनल होते हैं सब, लगाना नहीं रहता है। मतलब नहीं जानते तो लगा के ऑप्शन देखना रहता है। अदरवाइज आप 1 सेकंड के अंदर जो है ऑप्शन निकाल सकते हैं और फिर अपना आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस ट्रिक को ज़रूर सीखिए, जो आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी और अभी जल्दी में एग्जाम भी होने वाला है, हो सकता है फरवरी तक एग्जाम आपका, ये 2022 का जो वैकेंसी थी उसका 2000 ये फरवरी में हो सकता है एग्जाम। तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। ओके थैंक। जो मैथमेटिक्स से टीजीटी पीजीटी या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा शॉर्टकट तरीके से कैसे करें। क्वेश्चन आप लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन समय के अभाव में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे करें और इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इससे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे अगर आ जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे, मान लीजिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेके चला है x² bx + c। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स दिया है अल्फा और बीटा, ठीक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा दिया है और आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इसका निगेटिव हो जाए, यानी ये देखिए -α - बीटा हो जाए, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इसका रेसिप्रोकल हो जाए, यानी 1/α 1/बीटा हो जाए, या ऐसा रूट्स फाइंड करो जिसपे अल्फा पावर n बीटा पावर n हो जाए, जैसे α² बीटा स्क्वायर हो जाए, या α³ बीटा क्यूब हो जाए, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ α⁴ बीटा पावर 4 हो सकता है, या α⁻10 बीटा पावर 10 हो सकता है ना। ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये हो जाएं, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के अल्फा के बीटा हो जाएं, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के प्लस अल्फा या के प्लस बीटा हो जाएं, या एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स अल्फा बाई के बीटा बाई के हो जाए, यानी इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो है रूट्स हो अल्फा पावर 1/n और बीटा पावर 1/n हो जाए, जहाँ n कोई एलिमेंट है, जैसे अल्फा का पावर 1/3 हो जाए या बीटा का पावर 1/3 हो जाए, है ना। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे आ जाए कि मान लीजिए यहाँ 5 कह दे और यहाँ कह दे अल्फा, और यहाँ ऐसे 5 कह दे तो यहाँ कह दे बीटा, तो ये भी तो एक इसी टाइप का है, यहाँ n = 5 रख दिया गया है ना। तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर आप पा जाएंगे, चाहे जैसा है। तो थोड़ा तरीका समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बस आसान हो जाएगा। अब देखिए पहले का आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे, जैसे मान लीजिए x² bx + c है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स -α - बीटा निकालना हो, तो आपको करना क्या है, x के जगह पे आप -x रिप्लेस कर दीजिए। कहाँ क्या कर, क्योंकि दोनों निगेटिव हो रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अल्फा के जब -x रखोगे, x के जब -x रखोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ax²। यहाँ पे क्या हो जाएगा -bx + c, ये क्या हो जाएगा -bx + c = 0। तो आप देख लें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बी सी कोई नंबर है तो आप जान सकते हैं, है ना। दूसरा जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इस पे 9x² - 3x - 2 = 0 है। मान लीजिए हम एक जनरल इक्वेशन ले लिए, इसके रूट्स निकालिएगा तो यह आएगा 2/3 और -1/3 आएगा, नीचे से है। अब आपको पूछ रहा है कि ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स इसका क्या हो -2/3 और
1/3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगा 9x², देखो 9x², यहाँ पे आप यक्स के माइनस रखोगे तो प्लस 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x और -2 = 0। इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम निकाल दिए। नहीं तो अगर मान लीजिए हम ट्रिक थोड़ा सा नहीं समझते हैं, इसको नहीं अपनाते हैं, तो जानते हो कितना लंबा होगा। आप भाई अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा बीटा निकालोगे, फिर इससे वैल्यू रखेंगे, है ना, जो इक्वेशन होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। इससे क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले का आंसर आ गया। अगर -अल्फा -बीटा रूट दे रहा है तो आपको क्या करना है, यक्स के जगह -x रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में आपको कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, ऐसा रूट्स फाइंड करो जिसमें 1/अल्फा 1/बीटा हो जाए। इसका मतलब क्या है, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में यक्स के जगह पे अब 1/x रख देना है। क्या रख देना है, यक्स के जगह पे 1/x रख देना है। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, देखो यहाँ 1/x रखोगे तो ये a/x² हो जाएगा प्लस b/x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब कहीं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा cx², क्या हो जाएगा cx², ये हो जाएगा cx² प्लस bx और प्लस a = 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। जैसे बाय एग्जांपल अभी हमने देखा बाय एग्जांपल कि मान लीजिए अभी हमने क्या माना था फर्स्ट में कि मान लीजिए 9x², जैसे मान लीजिए हम जो है एक इक्वेशन अभी माने थे फर्स्ट में, जैसे 9x² - 3x और प्लस 2 = 0 है। इसके रूट्स अभी हमने क्या बताया, इसके रूट्स 2/3 और -1/3 है, रूट्स आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स क्या हो जाए, जिसके रूट्स इसका अपोजिट हो जाए, यानी 3/2 हो जाए और ये -3 हो जाए। तो इसके रूट्स इक्वेशन अगर हो जाए, ऐसा इक्वेशन क्या होगा, ये चीज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, तो यानी 2x² और ये क्या हो जाएगा -3x और यहाँ पे माइनस होगा। देखिए फर्स्ट में माइनस बताए थे तो ये माइनस होगा। तो आपको करना क्या है, केवल ये दोनों आपस में रिप्लेस हो दो, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, 9 वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x² है ना, ये आपका -2x² -3x और प्लस 9 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। इस तरह से या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² प्लस 3x और -9 = 0 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा, ये कैसा इक्वेशन, इसके रूट्स जो होंगे ये होंगे। हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप तरीका समझ जाइएगा इसको, है ना, तरीका समझिएगा, बाकी आप क्वेश्चन एग्जाम्पल से या कुछ से कर सकते हैं। अच्छा तीसरा देखिए, ऐसा इक्वेशन अब फाइंड करो, मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसका रूट्स जो है अल्फा पावर n और बीटा पावर n है। अगर ये निकालना है तो आपको यक्स के साथ क्या रिप्लेस करना है, यक्स का पावर 1/n रिप्लेस करना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यक्स के जगह यक्स पावर n करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये × 1/x का पावर 1/n है ना, यक्स के जगह के 1/n और होल स्क्वायर प्लस b × यस के जगह 1/x पावर 1/n और प्लस c = 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा c यक्स का पावर 2/n प्लस b यक्स का पावर 1/n है ना, प्लस a = क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये होंगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तरीका समझिए, आपको करना क्या है, अगर अल्फा पावर n बीटा पावर n है तो यक्स के जगह क्या रिप्लेस कर देना है 1/n। जैसे आ जाए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब फॉर रूट्स, तो ये क्या होगा यक्स पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। तो आसान होते हैं बट तरीका समझिएगा। अच्छा अगला देखिए आपका जैसे चौथा है। चौथा क्या है, आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन निकालो जहाँ पे के अल्फा के बीटा हो। जैसे मान लो ये 2 और 3 है और के की वैल्यू मान लो 5 मान लें, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी 10 और 15 हो जाए,
है ना। मतलब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो करना क्या है, अगर के अल्फा के बीटा करना है तो यक्स के जगह पे, चौथे में यक्स के जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर देना है आपको, यक्स बाई के कर रिप्लेस कर देना है। यक्स के जगह क्या करना है, यक्स बाई के करना है, अगर आपको रूट्स के अल्फा और के बीटा लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसमें यक्स के जगह क्या रखना है, यक्स बाई के रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंटू यक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू यक्स बाई के और प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस बी के एक्स और प्लस ए, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, सी के बी के प्लस ये बी के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी ए एक्स स्क्वायर पहले ले सकते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने समझ, है ना, समझ में आ गया होगा। अगर आपको के अल्फा के बीटा लाना है तो एक्स के क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स बाई के कर देंगे, ठीक। अच्छा अगला देखिए, अगला आपको कैसे करना है, पांचवा देखिए। पांचवा में क्या कर रहा है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के अल्फा और के बीटा हो जाए, है ना, के अल्फा और के बीटा हो जाए। तो आपको यक्स के जगह क्या करना है, यक्स माइनस के रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, यक्स के जगह क्या रिप्लेस करना है, यक्स के जगह पे आपको यक्स माइनस के रख देना है। ये चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो क्या रख देना है, यक्स माइनस के रख देना। यानी तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ये इंटू यक्स के जगह यक्स माइनस के रखेंगे तो यक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स के जगह यक्स माइनस के रखना है प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। अब जो भी सॉल्व करने पाएगा वो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू कुछ देगा और अल्फा की वैल्यू आपको पता रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीका समझिए, एक एग्जाम्पल हम तौर पे बता रहे हैं, बाकी आप एग्जाम में इक्वेशन आएगा तो ऐसा भी आ सकता है, या इसके जगह कोई जनरल इक्वेशन कोई इक्वेशन दे सकता है, इसके जगह उसके हिसाब से रूट्स फिक्स करेगा, है ना। अच्छा ये हो गया। आपको क्या करना है, अगर यक्स ये वो रूट्स के प्लस अल्फा के प्लस बीटा हो तो उसके लिए इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या बनेगा, ये इंटू यक्स के जगह पे एक्स माइनस के रख देंगे, है ना। जहां जहां यक्स है वहां क्या रख देना है, एक्स माइनस के रख देना है। अगला देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा वाई के और बीटा वाई के हैं, तो आपको यक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, के यक्स रिप्लेस करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू था देखिए, तो यहाँ यक्स बाई के रखा गया था, यहाँ अपान में है तो यहाँ इंटू में रखा जाएगा। बस इतना थोड़ा ध्यान देना है, कुछ सिमिलरिटी समझिएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, अब यक्स के जगह के यक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस बी के यक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा। यक्स के क्या रख देना है, यक्स के रख देना है। यक्स के कब रखना है, जब रूट्स अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो जाए, ठीक है। तो यह आसान है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, थोड़ा सा इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपके एग्जाम में अगर आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय आपका बहुत समय लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगला देखते हैं, कौन, 7वां नंबर। 7वां नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो रूट्स हो अल्फा पावर 1/n हो, बीटा पावर 1/n है। तो आपको करना क्या है, इस टाइप का इक्वेशन अगर निकालना है तो आपको यक्स के जगह पे यक्स पावर n रिप्लेस करना है। क्या करना है, यक्स के जगह पे यक्स पावर n रिप्लेस करना है। तो इस तरह से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा इसके हिसाब से वो क्या बनेगा, ये और यक्स के जगह पे यक्स पावर n रखोगे तो यक्स पावर 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी यक्स पावर n हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, कोई एग्जांपल लेकर के आप ट्राई करो और फिर उसको एक जनरल इक्वेशन से निकाल भी सकते हो ना, ये तो आप जानते हो। ये आंसर हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ट्रिक नहीं जानते हैं, ट्रिक नहीं आते, तब तो आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा बीटा निकालोगे। जानते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अब आप क्या करोगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, इक्वल टू 0, ये होता है आपका। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इसमें से सारे सवालों को इस तरह से लगाया जा सकता है। तो इसलिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें, है ना, सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट तरीका समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ऐसे और ये कॉन्सेप्ट से या ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा, या थोड़ा सा आप किसी बुक से एग्जाम्पल करके और अपने आप समझिएगा, और बहुत ही आसान है, और आराम से इसका जो है लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू। जो मैथमेटिक्स से टीजीटी, पीजीटी या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा शॉर्टकट तरीके से कैसे करें। क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, लेकिन समय के अभाव में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे करें, और इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इससे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे अगर आ जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे, मान लीजिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेके चला है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स दिया है अल्फा और बीटा, ठीक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इसका निगेटिव हो जाए, यानी ये देखिए माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाए, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इसका रेसिप्रोकल हो जाए, यानी 1/अल्फा 1/बीटा हो जाए, या ऐसा रूट्स फाइंड करो जिसपे अल्फा पावर एन बीटा पावर एन हो जाए, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए, या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाए, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 हो सकता है, या अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10 हो सकता है ना। ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये हो जाएं, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के अल्फा के बीटा हो जाएं, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के प्लस अल्फा या के प्लस बीटा हो जाएं, या एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स अल्फा बाई के बीटा बाई के हो जाए, यानी इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, या ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो है रूट्स हो अल्फा पावर 1/n और बीटा पावर 1/n हो जाए, जहाँ n कोई एलिमेंट है, जैसे अल्फा का पावर 1/3 हो जाए, या बीटा का पावर 1/3 हो जाए, है ना। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे आ जाए कि मान लीजिए यहाँ 5 कह दे, और यहाँ कह दे अल्फा, और यहाँ ऐसे 5 कह दे, तो यहाँ कह दे बीटा, तो ये भी तो एक इसी टाइप का है, यहाँ n = 5 रख दिया गया है ना। तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर आप पा जाएंगे, चाहे जैसा है। तो थोड़ा तरीका समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बस आसान हो जाएगा। अब देखिए पहले का आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा, अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, तो आपको करना क्या है, यक्स के जगह पे आप माइनस यक्स रिप्लेस कर दीजिए। क्योंकि दोनों निगेटिव हो रहा है, तो आपका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अल्फा के जब माइनस एक्स रखोगे, यक्स के जब माइनस एक्स रखोगे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप देख लें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बी सी कोई नंबर है तो आप जान सकते हैं, है ना। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इस पे 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 = 0 है। मान लीजिए हम एक जनरल इक्वेशन ले लिए, इसके रूट्स निकालिएगा तो यह आएगा 2/3 और माइनस 1/3 आएगा, नीचे से आ रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स इसका क्या हो -2/3 और 1/3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर, देखो 9x स्क्वायर, यहाँ पे आप यक्स के माइनस रखोगे तो प्लस 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x और माइनस 2 = 0। इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो = क्या हो गया 0। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम निकाल दिए। नहीं तो अगर मान लीजिए हम ट्रिक थोड़ा सा नहीं समझते हैं, इसको नहीं अपनाते हैं, तो जानते हो कितना लंबा होगा। आप भाई अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा बीटा निकालोगे, फिर इससे वैल्यू रखेंगे, है ना, जो इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। इससे क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले का आंसर आ गया, अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट दे रहा है तो आपको क्या करना है, यक्स के जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में आपको कह रहा है
दूसरे में क्या कह रहा है, ऐसा रूट्स फाइंड करो जिसमें 1/अल्फा 1/बीटा हो जाए। इसका मतलब क्या है, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में यक्स के जगह पे अब 1/x रख देना है। क्या रख देना है, यक्स के जगह पे 1/x रख देना है। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, देखो यहाँ 1/x रखोगे तो ये a/x² हो जाएगा प्लस b/x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कहीं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा cx², क्या हो जाएगा cx², ये हो जाएगा cx² प्लस bx और प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। जैसे बाय एग्जांपल अभी हमने देखा बाय एग्जांपल कि मान लीजिए अभी हमने क्या माना था फर्स्ट में कि मान लीजिए 9x² जैसे मान लीजिए हम जो है एक इक्वेशन अभी माने थे फर्स्ट में, जैसे 9x² माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स अभी हमने क्या बताया, इसके रूट्स 2/3 और माइनस 1/3 है, रूट्स आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स क्या हो जाए, जिसके रूट्स इसका अपोजिट हो जाए, यानी 3/2 हो जाए और ये -1/-3 हो जाए। तो इसके रूट्स इक्वेशन अगर हो जाए, ऐसा इक्वेशन क्या होगा, ये चीज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, तो यानी 2x² और ये क्या हो जाएगा -3x और यहाँ पे माइनस होगा। देखिए फर्स्ट में माइनस बताए थे तो ये माइनस होगा। तो आपको करना क्या है, केवल ये दोनों आपस में रिप्लेस हो, 2 यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, 9 वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x² है ना, ये आपका -2x² माइनस 3x और प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² प्लस 3x और -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा, ये कैसा इक्वेशन, इसके रूट्स जो होंगे ये होंगे। हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप तरीका समझ जाइएगा इसको, है ना, तरीका समझिएगा, बाकी आप क्वेश्चन एग्जाम्पल से या कुछ से कर सकते हैं। अच्छा तीसरा देखिए, ऐसा इक्वेशन आप फाइंड करो, मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसका रूट्स जो है अल्फा पावर n और बीटा पावर n है। अगर ये निकालना है तो आपको यक्स के साथ क्या रिप्लेस करना है, यक्स का पावर 1/n रिप्लेस करना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यक्स के जगह यक्स पावर n करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये इंटू 1/x का पावर 1/n है ना, यक्स के जगह के 1/n और होल स्क्वायर प्लस b इंटू यक्स के जगह 1/x पावर 1/n और प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा c यक्स का पावर 2/n प्लस b यक्स का पावर 1/n है ना, प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये होंगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तरीका समझिए, आपको करना क्या है, अगर अल्फा पावर n बीटा पावर n है तो यक्स के जगह क्या रिप्लेस कर देना है 1/n। जैसे आ जाए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब फॉर रूट्स तो ये क्या होगा, यक्स पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। तो आसान होते हैं बट तरीका समझिएगा। अच्छा अगला देखिए आपका जैसे चौथा है, चौथा क्या है, आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो ऐसा इक्वेशन निकालो जहाँ पे के अल्फा के बीटा हो। जैसे मान लो ये 2 और 3 है और के की वैल्यू मान लो 5 मान लें, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 यानी 10 और 15 हो जाए, है ना। मतलब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो करना क्या है, अगर के अल्फा के बीटा करना है तो यक्स के जगह पे, चौथे में यक्स के जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर देना है, आपको यक्स बाई के कर रिप्लेस कर देना है। यक्स के जगह क्या करना है, यक्स बाई के करना है, अगर आपको रूट्स के अल्फा और के बीटा लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो इसमें यक्स के जगह क्या रखना है, यक्स बाई के रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंटू x² बाई k² प्लस b प्लस क्या हो जाएगा b इंटू यक्स बाई के और प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ck² प्लस b के x और प्लस a, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी के बी के ये बी के एक्स प्लस क्या हो जाएगा ax² हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी ax² पहले ले सकते हैं, तो ax² प्लस बी के एक्स प्लस क्या हो जाएगा ck² प्लस क्या हो जाएगा ck² इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने समझ में आ गया होगा। अगर आपको के अल्फा के बीटा लाना है तो एक्स के क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स बाई के कर देंगे, ठीक। अच्छा अगला देखिए,
अगला आपको कैसे करना है, पांचवा देखिए, पांचवा में क्या कर रहा है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के अल्फा और के बीटा हो जाए, है ना, के अल्फा और के बीटा हो जाए। तो आपको यक्स के जगह क्या करना है, यक्स माइनस के रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, यक्स के जगह क्या रिप्लेस करना है, यक्स के जगह पे आपको यक्स माइनस के रख देना है। ये चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो क्या रख देना है, यक्स माइनस के रख देना, यानी तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ये इंटू यक्स के जगह यक्स माइनस के रखेंगे तो यक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी यक्स के जगह यक्स माइनस के रखना है प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। अब जो भी सॉल्व करने पाएगा वो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, के की वैल्यू कुछ देगा और अल्फा की वैल्यू आपको पता रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीका समझिए, एक एग्जाम्पल हम तौर पे बता रहे हैं, बाकी आप एग्जाम में इक्वेशन आएगा तो ऐसा भी आ सकता है, या इसके जगह कोई जनरल इक्वेशन कोई इक्वेशन दे सकता है, इसके जगह उसके हिसाब से रूट्स फिक्स करेगा, है ना। अच्छा ये हो गया। आपको क्या करना है, अगर यक्स ये वो रूट्स के प्लस अल्फा के प्लस बीटा हो तो उसके लिए इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या बनेगा, ये इंटू यक्स के जगह पे एक्स माइनस के रख देंगे, है ना, जहां जहां यक्स है वहां क्या रख देना है, एक्स माइनस के रख देना है। अगला देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा वाई के और बीटा वाई के हैं, तो आपको यक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, के यक्स रिप्लेस करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू था देखिए, तो यहाँ यक्स बाई के रखा गया था, यहाँ अपान में है तो यहाँ इंटू में रखा जाएगा, बस इतना थोड़ा ध्यान देना है, कुछ सिमिलरिटी समझिएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, अब यक्स के जब के यक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस बी के यक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा। यक्स के जब क्या रख देना है, यक्स के रख देना है। यक्स के कब रखना है, जब रूट्स अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो जाए, ठीक है। तो यह आसान है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, थोड़ा सा इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपके एग्जाम में अगर आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय आपका बहुत समय लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगला देखते हैं, कौन, 7वां नंबर। 7वां नंबर देखते हैं, ये कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो रूट्स हो अल्फा पावर 1/n हो, बीटा पावर 1/n है। तो आपको करना क्या है, इस टाइप का इक्वेशन अगर निकालना है तो आपको यक्स के जगह पे यक्स पावर n रिप्लेस करना है। क्या करना है, यक्स के जगह पे यक्स पावर n रिप्लेस करना है। तो इस तरह से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा इसके हिसाब से वो क्या बनेगा, ये और यक्स के जगह यक्स पावर n रखोगे तो यक्स पावर 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी यक्स पावर n हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, कोई एग्जांपल लेकर के आप ट्राई करो और फिर उसको एक जनरल इक्वेशन से निकाल भी सकते हो ना, ये तो आप जानते हो। ये आंसर हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ट्रिक नहीं जानते हैं, ट्रिक नहीं याद है, तब तो आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा बीटा निकालोगे, जानते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अब आप क्या करोगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, इक्वल टू 0, ये होता है आपका। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इसमें से सारे सवालों को इस तरह से लगाया जा सकता है। तो इसलिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें, है ना, सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट तरीका समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ऐसे और ये कॉन्सेप्ट से या ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा, या थोड़ा सा आप किसी बुक से एग्जाम्पल करके और अपने आप समझिएगा, और बहुत ही आसान है और आराम से इसका जो है लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल दिया है। तो पूछ रहा है ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा। अब देखिए कैसे किया जाए, अगर इस क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर कैसे बनाना है। तो आप एक जनरल तरीके से तो हटना पड़ेगा, जनरल तरीका बहुत लेंदी होता है। जैसे मान लीजिए हम तरीका वही एक जानते हैं जो जनरल तरीका है, जैसे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अगर इक्वल दिया है तो क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो वो लेके चलेंगे तो आंसर तो मिलेगा, बट थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, आपका टाइम जो है बेस्ट होगा।
तो इससे अच्छा ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स इक्वल दिया रहे, ध्यान दो, अगर इसके रूट्स इक्वल दिया रहे तो, और एक बात और, इसके रूट्स इक्वल दिया रहे और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए बराबर सी होता है, याद रखेंगे क्या होता है, ए बराबर सी होता है। तो यहाँ पे देखो रूट्स इसके इक्वल दिया है, अब आप ये करके देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो क्या होता है, ए बराबर सी, ये के जगह क्या है ए माइनस सी, आप देख रहे हैं 0 होगा क्योंकि ये ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, तो 0 आएगा, तो ए बराबर सी होगा, तो ए का मान ये है और सी का मान बी माइनस सी है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो बी को एक तरफ कर लीजिए, तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2b। अब आप जानते हैं 2b बराबर क्या हो, ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी हो तो क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, इन एपी में होता है, क्या एपी में होता है, क्योंकि 20 का ट्वाइस प्रथम और फर्स्ट प्लस लास्ट हो तो ये होता है एपी में। तो ये क्वेश्चन किसमें, मतलब ये एबीसी किसमें है, एपी में है। तो तरीका समझिए, अगर अदरवाइज आप जनरल तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आंसर तो आपको मिलेगा लेकिन यह काफ़ी लंबी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं दिया हुआ है, अगर रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा या नन होगा। देखिए पहली बात ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप जानते हैं कि अगर ए बी सी, इसमें बी की वैल्यू हमेशा निकाला करिए, क्योंकि बी बराबर अगर ये प्लस सी बाई 2 आ गया तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में, जीपी में हो जाएगा। और अगर बी बराबर 2ac अपान ए प्लस सी आ गया तो ये किस में होगा, एचपी में होगा। ये आपको पता है, पढ़ चुके हैं। तो आप हमेशा क्या करिए, बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए और फिर जो बी की वैल्यू आवे उसके हिसाब से उसको डिसीजन लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिया है तो एबीसी में किस में होगा। अब फिर वही चीज़ है, यदि आप तरीका जानेंगे तो बहुत ही आसान होगा, जो एक शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से बहुत ही आसान होगा। अदरवाइज आप एक लंबी तरीका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलेंगे, रूट्स इक्वल दिया है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्या करिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स इक्वल दिए हैं तो पहले चेक कर लीजिए इसका प्लस ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। तो देखो ये इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए और प्लस सी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब आप देखो यहाँ पे ए बी आएगा, ए सी आएगा, फिर बी सी आएगा, बी ए आएगा, तो बी ए बी कट जाएगा, सी बी, मतलब इस तरह से कट के ये 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 आ जाए और रूट्स इक्वल दिया हो तो हमने क्या बताया, ए बराबर क्या होता है सी, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी ये इंटू बी माइनस सी, और सी होता है कांस्टेंट टर्म यानी ये सी इंटू ए माइनस बी। इससे वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको अंदर करिए तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा और बराबर क्या होगा, सी ए सी माइनस बी सी होगा। अब देखिए बी की वैल्यू निकालना हमने, तो बी को एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो बी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बचेगा, और यहाँ ए सी और इधर ए सी ले जाएंगे तो 2ac हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, 2ac अपान ए प्लस सी। अब आप जानते हैं अगर b बराबर 2ac अपान ए प्लस सी आ जाए तो ये कैसा होता है, abc किस में होगा, abc जो है hp में होगा, है ना, hp का कंडीशन है। तो ये आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, hp में हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए, अदरवाइज ये बहुत ही लंबी होता है, काफ़ी समय लग जाते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखते हैं, क्वेश्चन दिया है देखिए, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब अलग अलग, ए बी सी कोई अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं सच दैट बी इंटू सी प्लस ए बराबर 2ac। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल या इक्वल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे या नन ऑफ दिस होगा। तो इसको करने का तरीका समझिए, अदरवाइज ये बहुत ही लंबी हो जाएगा। देखिए ये आपका टीजीटी पीजीटी या जेई में क्वेश्चन जो आ जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। अब आप देखिए एबीसी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, यानी अलग अलग हैं। तो सच दैट इसको देखिए, ये क्या दिया हुआ है, बी इंटू सी प्लस ये इक्वल टू क्या दिया है, 2ac, यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ac अपान ए प्लस सी, आप देख रहे हैं ना। और अगर कोई भी ए बी सी में, यहाँ देखिए ए बी सी में अगर बी बराबर 2ac अपान ए प्लस सी हो जाता है तो ए बी सी कैसी है, एचपी में है, ये आप जानते हैं, है ना, एचपी का कंडीशन है। अब ए बी सी में एचपी हो
एचपी में है तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जिसमें एबीसी एचपी में हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कोई भी सीरीज अगर हम सेम लेते हैं, क्या जैसे 1 1 1 ये सब नंबर जो होते हैं वो एचपी में हो, एपी में भी होता है, एचपी में भी होता है और जीपी में भी होता है। मतलब कोई भी सेम नंबर 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, कोई भी सेम नंबर से बनी हुई सीरीज जो होती है वो एपी जीएचपी और जीपी तीनों में होती है। तो यहाँ एबीसी एचपी में है तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को ऐसा ले लीजिए। तो चलिए हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू, हाँ लेकिन एक बात और है, यहाँ डिस्टिंक्ट कह रहा है तो आप ये बीसी 1 नहीं ले सकते हैं, 1 1 नहीं ले सकते हैं, अलग अलग लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नंबर ले लीजिए एबीसी का जो इसको सेटिस्फाइड कर दे और फिर आप आराम से निकाल सकते हैं ना, अदरवाइज ये बहुत ही लेंदी होगा। तो चलो ए बराबर हम 2 ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं और सी बराबर 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 6 बटे ए प्लस सी माने 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 यानी 6 दूनी 12 दूना 24 ऊपर हो गया, 24 बटे 6 2 8, 8 3 24। तो यहाँ देखो बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 है ना, तो ये बी सी आप सही ले रहे हो। अच्छा मान लो हम ये वैल्यू ले लिए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, बी के जगह कितना लिए 3 लिए तो 3x हो गया और प्लस सी कितना लिए हो 6 लिए हो तो 6 बराबर 0। अब आप देखो ये इक्वेशन मिल गया मान लीजिए है ना। अब ये बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स भी हो गए तो इसके भैया रूट्स निकाल सकते हो, कैसे होंगे तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 है ना, 3 3 जा 9 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 4 दूनी 8 6 48, यानी कुल मिला के 9 में 48 गई, कितना बचा ये बचा माइनस 39 और 39 लेस देन 0 हुआ। जब डी लेस देन 0 हो जाता है तो वो संख्या उसके रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। ये तो आप बाकायदा अच्छी तरीके से जानते हैं ना। तो क्वेश्चन देखो बनाने का तरीका सीखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर मांगता है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको ये पीजीटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन है ना, पीजीटी या जेई में। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझिए और इसको करने के सीखिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी कोई एलिमेंट्स आर हैं, यानी ए बी सी सब आर के एलिमेंट्स हैं, कोई रियल नंबर हैं और 1 इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा 1 जो है इस रूट्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, माने अलग अलग होंगे कि इमेजिनरी होगा कि रेशनल होगा, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, 1 इज रूट्स दिया हुआ, इस इक्वेशन का 1 रूट्स दिया है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके 1 रूट्स दिया है, यानी अल्फा मान लो 1 दिया है, तो बीटा कुछ पता नहीं, बीटा अपने तरफ से मान लो, अपने तरफ से मान लो 2 मान लो, लेट कर लो इसको थोड़ी देर के लिए, आगे चलते हैं कंडीशन को फॉलो करते हैं। अच्छा अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, यानी 2 1 3x हो जाएगा है ना, 3 इंटू एक्स होता है प्लस मूलों का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 2 1 जा 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, ये इक्वेशन बन गया। अगर इस इक्वेशन का इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ a बराबर कितना हो गया, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया और 2 c बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा c बराबर 2 हो गया। इस abc की वैल्यू को यहाँ से पुट करिए क्योंकि हमें इस इक्वेशन के रूट्स पता करना है। तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन कैसा बन जा रहा है देखो, 4 a की वैल्यू 1 है तो ये 4x स्क्वायर हो गया, प्लस देखो 3 और b की वैल्यू -3 है तो ये -9 3 3 जा 9 -9x हो जाएगा और प्लस 2c और c की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया अपने अकॉर्डिंग। अब आप इस इक्वेशन का जो है आप क्या निकाल लीजिए भाई, हमें पता करना इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने कैसे होंगे पता करने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसका स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, -4 इंटू 4 इंटू 4ac, सी के मतलब 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 और -4 तो 16 चौका 64 84 हो गया। और इसका और घटाएंगे तो जो भी बचेगा इस ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब इस ग्रेटर देन 0 में जानते हैं और ये आपको जो वैल्यू मिलेगा 11 4 गई 7 और ये 7 17 आया। और 17 जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो कैसे होंगे ये रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा।
डिस्टिंक्ट होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या रेशनल होगा। रेशनल तो होबे करेगा अब, है ना। हाँ, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। रेशनल कहाँ होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रेशनल हो नहीं सकता, इमेजिनरी है नहीं, क्योंकि लेस देन 0 नहीं, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट तो होबे करेगा, रियल एंड इक्वल नहीं होगा। रियल एंड इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल कब होता है, जब डी 0 हो जाता। तो इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस सबको बनाने को सीखिए, आसान होते हैं। ओके।